कहानी की शुरुआत जीवू नाम के लड़के से शुरू होती है। पिछले हफ्ते ही जीवू के पिता की मौत हो गई थी, जिस कारण आजकल वो काफी उदास रहने लगा था। जीवू का पिता एक जंगली कबीले में पैदा हुआ था और जीवू अपने पिता के जन्म स्थान को एक बार देखना चाहता था। कुछ दिनों बाद जीवू उसी जंगल में पहुंच गया। यहाँ उसके पिता का जन्म स्थान था। वो जंगल में अकेला ही आया था और उसके पास थोड़ा बहुत सामान था। उसके पिता का जन्म स्थान एक ज्वालामुखी के पास था। जीवू पैदल ही आगे बढ़ रहा था। वो जंगल के रास्तों से अनजान था, इसलिए वो रास्ता भटक जाता है। इसी बीच जंगल में एक लड़की भी घूम रही थी और जीवू उसे देखकर छुप जाता है। जीवू जंगलियों से डरता था, इसीलिए वो छुपा था। लड़की के जाने के बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगा। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो लड़की उसे पकड़कर गिरा देती है और फिर अपना चाकू निकाल लेती है। जीवू जल्दी जल्दी कहता है कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है। लड़की को उसकी भाषा नहीं आती थी और न ही जीवू उसकी भाषा समझ पा रहा था। अब लड़की कुछ सोचकर जीवू का बैग देखने लगी। लड़की की टांग पर तीर भी लगा हुआ था और जीवू उसका जख्म देख लेता है। लड़की को जब जीवू के बैग में कोई हथियार नहीं मिलता तो वो चुपचाप आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ती बढ़ती जैसे ही वो तीर निकालने लगी तो वो वहीं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जीवू लड़की को लेकर किनारे पर आ गया। किनारे पर उसे एक बड़ा सा घर दिखता है। ये घर सीमा नाम की औरत का था। वो जल्दी जल्दी लड़की को अंदर लाकर उसका इलाज शुरू कर देती है। इलाज के बाद सीमा जीवू को बताती है कि ये लड़की माया है। जंगल के कई सरदार इससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये किसी से शादी नहीं करना चाहती। असल में जिस लड़के से ये प्यार करती थी उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद वो जीवू को ज्वालामुखी दिखाकर कहती है कि माया उस ज्वालामुखी के पास रहती है। वो जख्मी है, इसलिए तुम्हें ही उसे उसके घर तक पहुंचाना होगा। जीवू को सब बताकर सीमा वहां से चली गई। उसके जाते ही जीवू अपने पिता की तस्वीर निकालकर देखने लगा। तस्वीर वाला ज्वालामुखी उसके सामने था और वो वहीं जाना चाहता था। 2 दिनों बाद जीवू और माया आगे बढ़ने लगे। पैदल चलते चलते जीवू थक गया था, लेकिन माया बिल्कुल नहीं थकी थी। जीवू उसे अपने पिता की तस्वीर दिखाकर सब बताता है कि वो जंगल में क्यों आया है। माया उसकी भाषा तो नहीं जानती थी, लेकिन वो इतना जरूर समझ गई थी कि जीवू का पिता जंगली था। इसी बीच माया कुछ जंगलियों को देखकर सतर्क हो जाती है। इसके बाद वो दोनों छुपकर आगे बढ़ने लगे थे। माया जंगल के सभी रास्ते अच्छी तरह जानती थी, जिस कारण वो तेजी से आगे बढ़ रही थी, जबकि हरामी जीवू का ध्यान माया के बड़े बड़े तरबूजों और उसकी कमर पर जा रहा था। माया का बदन देखकर वो गर्म होने लगा था, लेकिन उसे माया से डर भी लग रहा था, इसलिए वो साला कुछ कर नहीं सकता था। जल्दी ही दोनों समुद्र के किनारे पर भी पहुंच गए। किनारे पर एक बोट खड़ी थी और दोनों उसमें बैठकर ज्वालामुखी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी बीच उन्हें एक टापू पर एक बड़ा सा शैतान नजर आता है। इतना बड़ा शैतान देखकर जीवू की फट गई थी। शैतान ने भी इन दोनों को देख लिया था और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा। माया जानती थी कि शैतान को कैसे चकमा देना है, इसलिए वो बिल्कुल शांत थी। दोनों ने बोट की रफ्तार बढ़ा ली थी ताकि शैतान से दूर जा सकें। इसी बीच बोट का इंजन खराब हो जाता है, जिसके बाद माया पहले जीवू को पानी में फेंकती है और फिर खुद भी पानी में कूद जाती है। जीवू को तैरना नहीं आता था, इसलिए माया जल्दी जल्दी उसे पानी से निकालकर टापू पर ले आती है। शैतान अभी भी दोनों को ढूंढ रहा था और ये दोनों एक बड़े से पत्थर के पीछे थे। शैतान को जब वो दोनों कहीं नजर नहीं आते तो वो वहाँ से चला जाता है। शैतान के जाते ही माया जीवू को होश में लाने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी काफी कोशिशों के बाद भी जीवू को होश नहीं आता। एक बार तो माया का दिल किया कि वो जीवू को छोड़कर चली जाए, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक गई। वो फिर से कोशिश करने लगी और इस बार जीवू को होश आ जाता है। अब दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे थे। थोड़ी देर बाद ये दोनों कुछ देखकर खुश होने लगे। दोनों के सामने ज्वालामुखी था। ज्वालामुखी उनसे कुछ ही दूरी पर था, इसलिए दोनों उसे देखकर खुश हो रहे थे। कुछ ही देर बाद रात हो गई और इन दोनों का सफर अभी भी जारी था। आगे बढ़ते बढ़ते दोनों को एक बस दिखती है, जिसके बाद ये दोनों उसमें सवार हो जाते हैं। इस बस में कुछ और भी लोग थे। ये सभी लोग जंगल के पास वाले कस्बे में रहते थे और ये बस कस्बे की तरफ ही जा रही थी। बस में बैठे लोग जंगल में काम करते थे। ये लोग हफ्ते में 1-2 बार ही यहाँ आते थे। बस का ड्राइवर जीवू को बताता है कि इस जंगल में बहुत सारी खतरनाक चीजें हैं, लेकिन अपने परिवार का पेट भरने के लिए हमें इस जंगल में आना पड़ता है। अगले दिन सुबह होते ही माया की तबीयत खराब होने लगी। ये देख जीवू जल्दी जल्दी बस रुकवाता है। बस रुकते ही माया बस से उतरकर एक तरफ जाने लगी। बस कस्बे की तरफ जा रही थी और माया वहाँ नहीं जाना चाहती थी। उसने तबीयत खराब होने का नाटक किया था ताकि वो बस से उतर सके। जीवू भी माया के साथ ही जाने वाला था। इसी बीच माया के सामने एक जंगली सरदार आ जाता है। वो हर हाल में माया को पाना चाहता था और माया की टांग में जो तीर लगा था वो इसी सरदार के आदमियों ने चलाया था। माया सरदार से बचती बचती जंगल में पहुंच गई थी और वहीं उसकी मुलाकात जीवू से हुई थी। सरदार माया को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन माया भागकर बस में आ जाती है। जीवू सरदार को रोकने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। सरदार काफी तगड़ा आदमी था। वो जीवू पर कई हमले कर उसकी हालत पतली कर देता है, मगर जीवू भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो मौका देखकर सरदार पर हमला करता है, जिसके बाद वो माया को लेकर वहाँ से भाग जाता है।
ये दोनों भागते भागते रेल की पटरी पर पहुंच गए थे और फिर छोटी सी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। सरदार और उसके आदमी दोनों को पकड़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। रात को माया और जीवू एक जगह रुककर आराम करने लगे। जीवू माया के खूबसूरत बदन की खुलकर तारीफ करता है। वो साला उसका दिल जीतकर अपना पानी निकालना चाहता था। वो जैसे ही माया के करीब जाने की कोशिश करता है तो माया उसे नजरअंदाज कर देती है। जीवू समझ गया था कि माया उसका पानी नहीं निकालेगी, इसलिए वो उदास हो जाता है। सरदार के आदमी भी उनके पास ही थे। जल्दी ही वो इन दोनों के पास पहुंचकर इन्हें घेर लेते हैं। सरदार घुटनों पर बैठकर माया से प्यार की भीख मांगने लगा। वो माया से शादी करना चाहता था। सरदार का प्यार भरा अंदाज देखकर शायद माया का दिल पसीज गया था। वो उसके पास आकर पहले उसे चूमती है और फिर कहती है कि मैं तुम्हारा पानी जरूर निकालूंगी। इसके बाद माया उसके साथ जाने लगती है। जीवू समझ गया था कि माया उसे बचाने के लिए ये सब कर रही है। वो सरदार पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सरदार उसे ही बेहोश कर देता है। अगले दिन जब जीवू को होश आया तो वो खुद को जंगल में ही पाता है। जीवू जानता था कि वो माया के कारण ही जिंदा है, इसलिए वो भी अब माया की मदद करना चाहता था। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो उसकी नजर दूर जा रहे शैतान पर पड़ती है। शैतान को देखने के बाद उसकी नजर कई जंगलियों की लाशों पर भी पड़ती है। इन्हें शैतान ने ही मारा था और ये सभी सरदार के आदमी थे। इसके बाद वो जल्दी जल्दी ज्वालामुखी की तरफ जाने लगता है। ज्वालामुखी के पास ही माया रहती थी और सरदार का कबीला भी वहीं था। दूसरी तरफ माया नींद में थी और सरदार उसका सिर सहला रहा था। थोड़ी ही देर बाद जब जीवू ज्वालामुखी के पास पहुंचा तो उसका सामना सरदार से होता है। जीवू यहाँ सरदार को ही मारने आया था ताकि सरदार को मारकर वो माया को अपने साथ ले जा सके। वो जैसे ही सरदार पर हमला करने लगता है तो सरदार उसी पर हमला कर देता है। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई थी। सरदार फिर से जीवू पर भारी पड़ रहा था। इसी बीच ज्वालामुखी में भी हलचल शुरू हो जाती है। इस हलचल के कारण सरदार का ध्यान भटक गया था और जीवू मौका देखकर अपना हथियार उठा लेता है। सरदार और जीवू फिर से लड़ने वाले थे, लेकिन तभी माया उन दोनों के बीच आ जाती है। माया खून खराबा नहीं चाहती थी। सरदार मौका देखकर हमला करता है और उसे देखकर जीवू भी हमला करता है, मगर दोनों के बीच माया थी और दोनों के हथियार माया को लगते हैं। माया की हालत देखकर जीवू बेहद डर गया था। वो सरदार से मदद मांगता है, लेकिन सरदार उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देता है। जीवू हर हाल में माया को बचाना चाहता था। वो माया से प्यार करने लगा था और अब वो भी उससे शादी करना चाहता था, मगर माया उसे चूमकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। दरअसल माया भी जीवू से प्यार करने लगी थी। वो जीवू को बचाने के लिए ही सरदार के साथ गई थी और जीवू को बचाते बचाते ही मारी गई। कहानी के आखिर में जीवू अपने घर की तरफ बढ़ने लगा था। उसने जंगल में अपने पिता का जन्म स्थान तो देख लिया था, लेकिन साथ ही साथ उसने माया को भी खो दिया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।